राम राम सभी साथियों को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमारा सुबह के सेशन में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम चल रहा है। आप सभी को यह बात ज्ञात है। ये शॉर्ट वीडियो होती है जो 10 से 15-20 मिनट की होती है, जिसमें 3 से 4 धाराएं हम पढ़ते हैं। लेकिन इन 3 या 4 धाराओं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो अब हम चर्चा करेंगे आगे की कुछ धाराओं के बारे में। तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं अपना। तो अगर बात करें, यहाँ पर हम आ गए थे धारा नंबर 7 में। तो धारा नंबर 7 क्या कहती है? धारा नंबर 7 कहती है आपका त्याग पत्र से, यानी कि त्याग पत्र द्वारा पद का खाली होना। सातवें का ए पॉइंट क्या कहता है? यदि अध्यक्ष के द्वारा त्याग पत्र दे दिया है, यानी कि जब अध्यक्ष धारा 5 के द्वारा अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देगा तो उसका पद खाली हो जाएगा। और खाली पद होने पर उसको कौन भरेगा? तो खाली पद होने पर क्या होगा? यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सदस्यों में से किसी को भी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात सातवें का पहला पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि यदि अध्यक्ष का पद त्याग पत्र के द्वारा खाली हो गया है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वह सदस्यों में से किसी की भी नियुक्ति अध्यक्ष के पद पर करे। यानी कि तात्कालिक नियुक्ति जो करेगा अध्यक्ष करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा अध्यक्ष के पद पर। चलिए, अगर दूसरी पॉइंट क्या बनता है? ये तो है त्याग पत्र के द्वारा। तो खाली होने का आधार, जो पद खाली होता है, क्या उसका आधार हमेशा त्याग पत्र ही रहता है? नहीं, उसका आधार हमेशा त्याग पत्र नहीं रहता। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है, अध्यक्ष में सदस्य किसी मतलब अध्यक्ष सदस्यों की बात यहाँ पर नहीं है। अध्यक्ष क्या है, कहीं पर छुट्टी लेकर चला गया, किसी कारण उसने छुट्टी ले ली, वह बीमार है या कहीं बाहर घूमने के लिए चलेगा या देश के बाहर है या उपलब्ध है या उसका फीवर वगैरह कोई भी बीमारी है, तो उस आधार में वो छुट्टी ले सकता है। लेकिन अगर वह छुट्टी लेकर चला गया तो अध्यक्ष पद तो खाली हो जाएगा। तो ये कुछ समय के लिए खाली होता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय तक खाली रहेगा, लेकिन अगर 10, 15, 20 दिन वो खाली रहता है तो क्या होगा कि राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा फिर से अध्यक्ष नियुक्त करेगा। लेकिन ये अध्यक्ष परमानेंट था, जब तक मतलब इनके कार्यकाल पूरा नहीं होता ये अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें बी पॉइंट में कहा गया है कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति वह भी राष्ट्रपति करेगा। यानी कि इस प्रकार लिखिए आप 7वें का बी पॉइंट। यदि अध्यक्ष बीमारी या अन्य कारण से छुट्टी पर है तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सदस्यों में से की जाएगी। यानी कि कार्यवाहक राष्ट्र अध्यक्ष हो या आपका अध्यक्ष हो, तो दोनों की नियुक्ति कौन करता है? आपका करता है राष्ट्रपति। ये 7वें धारा नंबर 7 में कहा गया है। अगर धारा 8 की बात करें, यहाँ पर धारा नंबर 8, धारा 8 क्या कहती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सेवा शर्तें।
तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो NHRC आपका है उसकी सेवा शर्तें दी गई है धारा नंबर 8 में। चलिए, तो सेवा शर्तें का मतलब क्या हो जाएगा, इनके वेतन भत्ते व पेंशन कौन निर्धारित करेगा। अगर बात करें वेतन भत्ते और पेंशन, इन सभी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा और अगली धारा में पढ़नी है धारा नंबर 10। धारा 10 क्या कहती है, आयोग की प्रक्रिया को विनियमित किया जाना। कौन करेगा, अध्यक्ष द्वारा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बैठक, स्थान, समय का निर्धारण। चलिए, ये थी धारा नंबर 10। और धारा नंबर 11 भी देख लीजिए। धारा 11 क्या कहती है, आयोग के अधिकारी व कर्मचारी। आयोग के अधिकारी व कर्मचारी, अगर हम बात करें आयोग के अधिकारी व कर्मचारी की, तो हमने बताया था मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि मुख्य कार्यकारी जो आपका अधिकारी है वो है कौन होगा, ये होगा आपका केंद्र के अधीन सचिव स्तर का अधिकारी। और यदि बात करें जांच अधिकारी कौन होगा आयोग में, केंद्र के अधीन पुलिस महानिर्देशक स्तर का। चलिए, अगर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। धारा नंबर 7 कहती है त्यागपत्र के आधार पर क्या पद का खाली होना, यानी कि कोई अध्यक्ष त्यागपत्र के द्वारा अपना पद खाली करके चला जाता है तो अध्यक्ष पद पर जो अब नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। लेकिन राष्ट्रपति की यह स्वविवेकी शक्ति है। अगर कहीं पर हमने नियुक्ति के बारे में पढ़ा था, धारा नंबर 4 नियुक्ति की बात कर रही थी, लेकिन धारा नंबर 4 में नियुक्ति जो आपके राष्ट्रपति कर रहे थे वह स्वविवेकी शक्ति नहीं थी। अगर स्वविवेकी शक्ति का सही इस्तेमाल राष्ट्रपति कहीं पर करते हैं तो वह होती है धारा नंबर 7 के द्वारा। 7 के द्वारा जब अध्यक्ष आपका त्यागपत्र देकर चला गया तो जो अगला अध्यक्ष होगा वो सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाएगा और उतने ही समय के लिए नियुक्त किया जाएगा जितने के लिए उसके सदस्य नियुक्त हुए हैं। यानी कि ये बात मानकर चलिए कि जैसे कि उस अध्यक्ष का त्यागपत्र होने में केवल 1 वर्ष का या 6 महीने का समय था, तो जो नया अध्यक्ष होगा वह केवल 1 वर्ष या 6 महीने के लिए ही पद पर आएगा। चलिए, अगर बात करें किसी कारण से छुट्टी पर चला जाता है अध्यक्ष, जैसे बीमार हो गया, कहीं घूमने जा रहा है या शादी विवाह का माहौल है, प्रोग्राम में बहुत सारे अनेक कारण होते हैं छुट्टी लेने के कारण, यदि वह छुट्टी लेकर चला जाता है और छुट्टी के द्वारा पद उसका रिक्त तो माना जाएगा क्योंकि वह अनुपस्थित रहेगा, तो उसकी अनुपस्थिति को पूर्ण करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और यह भी उसकी स्वविवेकी शक्ति है। लेकिन
विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति सदस्यों में से ही नियुक्ति कर सकता है। चलिए, जितने भी सदस्य जो हमने पहले बताए थे 12 सदस्य इसके होते हैं, आपके 7 पदेन सदस्य और आपके 3, 2, 5 होते हैं आपके स्थायी सदस्य, तो उनमें से ही नियुक्ति यहाँ पर ये कर सकता है। चलिए, अगर बात करते हैं धारा नंबर 8, धारा नंबर 8 कहती है आयोग की सेवा शर्तें। सेवा शर्तें का मतलब तात्पर्य वेतन भत्ते पेंशन, यानी कि अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्ते पेंशन कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, सीधी सी बात है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर वेतन भत्ते जो पेंशन है इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी कि जो उनका टर्न ओवर है एक बार चालू होने से पहले जो तय हो जाता है वह पूर्ण होने तक उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन का अर्थ है वेतन को आप घटा नहीं सकते, तो अलाभकारी परिवर्तन इनमें नहीं किया जा सकता है, यानी कि वेतन को बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन जो तय हुआ है उससे आप घटा नहीं सकते। चलिए, और बात करें धारा नंबर 10, धारा नंबर 10 क्या कहती है? जो विनियमन है आयोग की प्रक्रिया और विनियमन का अधिकार अध्यक्ष के पास है, यानी कि आयोग की कितनी बैठक होगी, वर्ष में कौन से स्थान पर होगी, क्या समय रहेगा, ये केंद्र सरकार ये तय नहीं करती, क्योंकि ये स्वायत्त संस्था है और अध्यक्ष को अधिकार होता है अपने लिए विनियमित किया जाना, बैठक को विनियमित संचालित करना। अगर केंद्र सरकार सीधा एनएचआरसी में कुछ रिफॉर्म करना चाहती है वो संसद के माध्यम से कर सकती है, बिल लेकर आना पड़ेगा, उसको वो पास कराना पड़ेगा। सीधे तौर पर सरकार का हस्तक्षेप इस आयोग में नहीं होता, अध्यक्ष ही उसकी प्रक्रिया का विनियमन करता है। चलिए, और बात करें धारा नंबर 11, तो 11 नंबर की धारा क्या कहती है? आयोग के अधिकारी व कर्मचारी। एक तो हमने बताया था जब हम गठन बता रहे थे, गठन के समय पर ही बताया गया था आयोग का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी वह बनेगा जो केंद्र के अधीन सेवा में राज्य स्तर का या राज्य सचिव स्तर पर कार्य कर रहा है, मतलब राज्य में सचिव स्तर का अधिकारी जो वहाँ पर होता है, यानी कि आयोग का अधिकारी वह होगा जो केंद्र की सेवाओं में सचिव स्तर का अधिकारी होगा। चलिए, और अगर बात करें जांच, अब आयोग है तो आयोग में कुछ मामला आया उसकी जांच भी कराएगा, तो जांच कराने वाला अधिकारी यानी कि जो जांच की टीम को लीड करेगा, इस प्रकार समझिए जो जांच कमेटी का हेड होगा तो वह पुलिस महानिदेशक की पंक्ति का होगा, लेकिन केंद्र के अधीन जो केंद्र की सेवाओं में आपके पुलिस महानिदेशक नियुक्त होते हैं वे ही इसके जांच अधिकारी हो गए। चलिए, तो ये थी धारा नंबर 7, 8, 10 और 11, तो ये धारा भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे की धाराओं में हमें पढ़ना है अपील करने का, किस प्रकार से आयोग में अपील की जाती है और इसकी वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि अगली क्लास में ये पूर्ण हो जाएगी। चलिए, तो फिर इसको नोट कर लेना और आज का सेशन हम फिर यहीं तक ही रखेंगे। 4 धाराएं हमने आज भी पढ़ी। अगर बात की जाए इन धाराओं में क्वेश्चन की वैरायटी कौन कौन सी बनती है, कौन कौन से क्वेश्चन, यहाँ से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और ये 4 या 5 क्वेश्चन जो अब तक यहाँ तक पूछे जाएंगे वे मतलब इतने ज़्यादा बड़े स्तर के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी धाराओं से प्रश्न पूछा गया है। एक तो पूछा गया है धारा नंबर 7, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होती है, तो याद रखना यह स्वयं विवेक की शक्ति होती है, लेकिन स्वयं विवेक की शक्ति का इस्तेमाल केवल वह उसका सदस्यों तक ही सीमित रहता है, ऐसा नहीं है स्वयं विवेक की शक्ति वो बाहर से किसी को बुलाकर अध्यक्ष बना देगा। तो सीमित स्वयं विवेक की शक्ति या राष्ट्रपति की यहाँ पर होती है। धारा नंबर 8 के बारे में पूछा गया है अलाभकारी परिवर्तन क्या होता है, यानी कि जो वेतन भत्ते पेंशन है इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन जो बना था ये अलाभकारी परिवर्तन से बना था। अलाभकारी परिवर्तन वह होता है जो लाभ को घटाए, यानी कि वेतन भत्ते पेंशन को घटाया नहीं जा सकता। इनमें बढ़ोतरी की जा सकती है लेकिन घटाएंगे बिल्कुल भी नहीं। आयोग की प्रक्रिया का विनियमित किया जा रहा है, यानी कि एग्जाम्पल जब भी कहीं पर आयोग की बैठक होनी है, किस स्थान पर होनी है, किस समय होनी है, बैठक किस स्तर पर है, मुद्दा क्या है, ये सब चयन करने का अधिकार आपका अध्यक्ष का होगा। अगर प्रश्न यहाँ से बने क्या केंद्र सरकार सीधे तौर पर अध्यक्ष को विनियमित कर सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। केंद्र सरकार का आपके जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसमें सीधा संबंध नहीं होता है। यह अगर
केंद्र सरकार को इसमें कुछ भी परिवर्तन करना है तो वो बिल या विधेयक के माध्यम से करना होगा, जिसको संसद के पटल पर रखना होगा। यानी कि संसद तो इसमें परिवर्तन कर सकती है, कुछ भी विनियमित करना, परिवर्तन जो भी कुछ करेगी संसद करेगी। अगर कहीं पर ऑप्शन में केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता, यह पूर्णतः एक स्वायत्त संस्था है। चलिए, और धारा नंबर 11 अधिकारी व कर्मचारी की बात करते हैं। अधिकारी जो इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा वो आपका सचिव स्तर का होगा, और जबकि जांच करने वाला अधिकारी पुलिस महानिर्देशक स्तर का होगा। चलिए, इसका नोट कर लीजिए। चलिए, तो फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे आयोग की प्रक्रिया, यानी कि आयोग में किस प्रकार से रिपोर्ट की जाती है, किस प्रकार से आयोग जांच कराता है और क्या क्या उसके स्टेप होते हैं जांच कराने के। तो अगली वीडियो में वे लेकर आएंगे। देखिए दोस्तों, ये छोटी वीडियो होती है, लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन इसमें अगर आप क्वेश्चन की वैरायटी गिनोगे कम से कम 7-8 क्वेश्चन की वैरायटी इन धाराओं से बन सकती है, और ये वे धाराएं हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।